प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि जब कहीं किसी स्पेस में अगर एक डाइपोल को रख दें तो डाइपोल अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है, ठीक है। और उसके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे, एट जनरल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी मैग्नीट्यूड होगी और क्या डायरेक्शन होगा, इसको हम लोगों ने जाना है, ठीक है। अभी आज हम लोग अपने क्लास में ये जानेंगे लेक्चर्स में कि अगर एक डाइपोल को एक डाइपोल जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या लिया गया है P विच इज इक्वल्स टू Q और उनके बीच का सेपरेशन क्या है 2D। सो डाइपोल मोमेंट क्या बन रहा है Q इंटू 2D और उसको हम एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दे रहे हैं और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उस डाइपोल के ऊपर और भी क्या क्या पैरामीटर होंगे, व्हाट विल बी द एक्शन दैट डाइपोल डू इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कह लें कि ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया, दिस विल बी द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, हाँ, तो ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मैंने एक डाइपोल रख दिया, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल इन सच अ मैनर कि ये डाइपोल जो है ये पोर्शन प्लस क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पोर्शन माइनस क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो अगर एक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म फील्ड में रख दे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। तो फर्स्ट पैरामीटर जो हम स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द नेट फोर्स कितना होता है। तो देखना है बच्चों हमें ये कि अगर दिस इज पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज कंसिडर्ड टू बी 2D। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डाइपोल मोमेंट क्या है 2D, इसका मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या लिया गया है 2D लिया गया है और डाइपोल मोमेंट किधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। अब अगर इस पॉइंट चार्ज के, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर देखा जाए तो क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसके ऊपर क्या होगा, तो हम कहेंगे इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं F इज इक्वल्स टू क्यू और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा फोर्स होगा। सिमिलरली अगर इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्योंकि वो फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा एंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स विल इक्वल्स टू Q और E, ठीक है। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, ठीक है, क्योंकि हम ये पहले से जान रखे हैं कि अगर एक नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स उसके ऊपर लगना शुरू हो जाता है और अगर एक पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए तो उसके ऊपर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ एक फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन, एक फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करें तो नेट फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज प्लस फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके भी फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज और फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज के भी डायरेक्शन को हमें देखना पड़ेगा। तो हमें ये पता चला कि फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज क्या है Q और E, जो अभी हम निकाल के वहाँ पे लिख रखे हैं, और फोर्स जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर होगा वो क्या होगा Q और उसका डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो प्लस QE और दिस इज माइनस QE, दोनों का समेशन क्या हो गया 0। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0। तो इसको लिख सकते हैं, रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0 व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, फोर्स इज 0
व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, दोनों फील्ड एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और एक नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रही है, और दोनों फोर्स का समेशन क्या आ रहा है, 0। तो कभी भी किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म फील्ड में रख देंगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ देखते हैं, पहला पैरामीटर तो हमें ये पता चल गया कि देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। सेकंड, अब यहाँ देखिए बच्चे, तो यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि ये एक डाइपोल हमने ऐसे रखा, इस डाइपोल के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, और दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अगर लग रहे हो, दो फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, इफ सच टाइप्स ऑफ एक्शन टेक प्लेस ऑन एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, देयर विल बी अ रोटेशनल एक्शन टेक प्लेस ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी ऐसा एक्शन होगा तो रोटेशन करेगा, और रोटेशनल इफेक्ट अगर हुआ है किसी बॉडी में तो उस बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस हुआ होगा। तो हमें ये जानना है कि व्हाट विल हैपन इन अ टॉर्क, whether there will be a torque or not when a dipole is placed in a uniform field। तो सबसे पहले तो हमने फोर्स निकाला। फोर्स क्या पता चल रहा है कि जब भी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म फील्ड में रख देंगे तो उस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। हाँ, दोनों चार्जेस के ऊपर इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं बट नेट फोर्स डाइपोल के ऊपर क्या है, 0। सेकेंड, टॉर्क देखते हैं। टॉर्क, ठीक है, टॉर्क को स्टडी करते हैं। तो अगर इस डाइपोल के ऊपर देखा, इस पॉइंट चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर देखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, राइट साइड। इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, लेफ्ट साइड। तो हमने ये मालूम कर रखा है पहले से कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द टू फोर्सेस। दो फोर्स अगर लग रहे हैं, ऐसे दो फोर्स लग रहे हैं, तो दोनों फोर्स के, अगर दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इस फोर्स को हम कहते हैं कपल ऑफ फोर्स। फोर्स का कपलिंग होना, और इस कपलिंग होने में फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है, उस सेपरेशन को अगर फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, टॉर्क। तो हम टॉर्क का फॉर्मूला क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन फोर्स मल्टीप्लाई बाई इनटू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉर्क। तो टॉर्क का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने ये टाउ बनाया, एंड दिस विल इक्वल्स टू, अब देखते हैं, ये हमारा फोर्स है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ। अब देखा जाए इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो हम कह सकते हैं दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। एक फोर्स इस लाइन में यहाँ लगा, एक फोर्स इस लाइन में यहाँ लगा, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या है, दिस वन। सो अगर हम इस पॉइंट नेगेटिव चार्ज को ए पॉइंट कह ले और इस पॉजिटिव चार्ज को बी पॉइंट कह ले, और ये जहाँ पे इस परपेंडिकुलर लाइन को ले आके ज्वाइन किए हैं उसे सी पॉइंट कह ले, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रखा है वो एंगल थीटा बना रखा है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, लेट अस कंसीडर दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने डाइपोल को प्लेस किया तो डाइपोल को ऐसे रखा सच दैट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ बनने वाला एंगल क्या होगा, थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज थीटा। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए क्या है, एंगल ए थीटा है। ऐसे कंडीशन पे हमें क्या चाहिए, टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए परपेंडिकुलर सेपरेशन चाहिए फोर्सेस के बीच में, और वो क्या है, BC, और हमें मालूम क्या है, AB की वैल्यू। तो
ए बी और बी सी के बीच में अगर कंपैरिजन करें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा रिलेट कर देता है उनके बीच में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में ए बी सी में, हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर दैट इज बी सी अपॉन ए बी। एंड व्हाट इज दिस ए बी? इट इज़ अ सेपरेशन इफेक्टिव लेंथ बिटवीन द चार्जेस इन डाइपोल एंड दिस विल बी 2d। तो हम इस ए बी को रिप्लेस कर सकते हैं 2d से। सो बी सी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2d साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2d साइन थीटा और फोर्स की वैल्यू कितनी है q इंटू ई, q इंटू ई। नाउ अब देखा जाए 2d और q 2d मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा p। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं p इंटू ई और साथ में साइन थीटा। अब देखा जाए तो p क्या है, p इज अ डाइपोल मोमेंट। p क्या है डाइपोल मोमेंट है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा से हो रहा है। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन कैसा है क्रॉस प्रोडक्ट दे रहा है, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। सो जो हमें टॉर्क की वैल्यू मिले ही है उस टॉर्क की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू p क्रॉस ई। ठीक है, तो व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड नेट फोर्स उसके ऊपर क्या होगा 0। नेट टॉर्क क्या हो जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा विच इज ऑल्सो रिटन एज p क्रॉस ई। ठीक है, अब हमें ये देखना है बच्चों कि जब डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा फोर्स की वैल्यू नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो गई। अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो क्या वो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा? तो हम कहेंगे नहीं। जब नेट फोर्स 0 होता है तो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकती, और रोटेशनल मोशन करने के लिए क्या चाहिए नेट टॉर्क चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड बॉडी का नेट डाइपोल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब डाइपोल ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता, बट डाइपोल के ऊपर नेट टॉर्क क्या है नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो डाइपोल परफॉर्म रोटेटरी मोशन। तो डाइपोल रोटेट होना चाहेगा और रोटेट होगा। अब देखा जाए ज़रा सा कि इस रोटेशन में अगर रोटेट हो रहा है तो डाइपोल रोटेट क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये डाइपोल ऐसे घूम के उस पैरेलल टू फील्ड हो जाएगा। इस तरह से अलाइन होगा कि उसकी डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू फील्ड हो जाए। तो वाई डाइपोल कैरिड आउट टॉर्क, तो हम इसको लिख सकते हैं रिजल्ट क्या मिल रहा है बच्चों, तो रिजल्ट मिल रहा है रिजल्ट यहाँ पे मैं से लिख देता हूँ बी सी इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, ये आया था। तो रिजल्ट मिला व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा देयर विल बी टॉर्क and this will equals to PE sin theta, for due to which dipole perform rotatory motion करेगा। एंड अगर वो रोटेटरी मोशन कर रहा है तो एक ऐसा समय आएगा कि वो अपने आप को अलाइंस कर लेगा पैरेलल टू फील्ड एंड ट्राई टू अलाइंस पैरेलल टू फील्ड, इस तरह से कि उसका डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाए। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी है ऐसी, वो पैरेलल टू फील्ड कब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो,
जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट हो, और इसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होने का मतलब क्या, माइनस चार्ज यहाँ पे और प्लस चार्ज यहाँ पे हो जाए। अगर डाइपोल इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन हो जाए तो उसके ऊपर नेट टॉर्क 0 होता है और डाइपोल ऐसा ही रहना चाहता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो डाइपोल ने हमें जो रिजल्ट पाया है टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, और इसमें पी साइन थीटा को निकालने के लिए दिस टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसमें मैग्नीट्यूड तो ये निकाले। अगर डायरेक्शन पता करना है तो डायरेक्शन पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड स्क्रू रूल लगाना पड़ेगा। और राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हम पी के डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में अपना राइट हैंड का फिंगर करेंगे और उसे कर्ल करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा दैट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट टॉर्क। ठीक है, क्लियर? ओके, अब बात करते हैं ज़रा सा रिजल्ट में। अगर यहाँ पे देखा जाए व्हाट विल बी द टॉर्क विथ एंगल, एंगल लेते हैं और टॉर्क की वैल्यू लेते हैं, साथ में फोर्स की वैल्यू लेते हैं और इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखते हैं कि कब डाइपोल इक्विलिब्रियम में होगा और कब डाइपोल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। पहले तो थोड़ा सा हम इस रिजल्ट को समझते हैं, ठीक है, टॉर्क के साथ ही। तो अगर थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री ले लें, थीटा की वैल्यू क्या आ जा रही है 0 डिग्री, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पी ई साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू 0 होगी तो डाइपोल के ऊपर टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। मीन्स व्हेन अ डाइपोल अलाइंस इटसेल्फ parallel to the field such that its dipole moment is parallel to the field, net torques on a dipole will be 0. Secondly, अगर डाइपोल 90 डिग्री एंगल थीटा, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितनी हो 90 डिग्री, देन टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, द टॉर्क विल बी P इंटू ई। अब अगर डाइपोल के बीच का डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कैसा हो, 180 डिग्री हो, सो साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है 0, तो टॉर्क क्या होगा 0 होगा। और अगर डाइपोल 270 का एंगल बना लेता है डाइपोल मोमेंट, एट दैट केस नेट टॉर्क क्या हो जाएगा माइनस पी। दिस प्लस और माइनस रिप्रेजेंट अ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऐसे कंडीशन पे देखा जाए तो टॉर्क मैक्सिमम कब हुआ, तो टॉर्क मैक्सिमम एट 90 डिग्री when dipole moment is at 90 degree as well as 270 degree with the क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से हो। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अभी बच्चों हम लोग ये रिजल्ट देख लिए, पहला रिजल्ट ये समझ में आया, दूसरा रिजल्ट ये समझ में आया। अब हम ये जानते हैं कि बॉडी के रोटेशन करने के लिए और ट्रांसलेशन करने के लिए फोर्स हमारे और टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और साथ में हम ये देखेंगे कि जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें डाइपोल इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है बच्चों जिसमें अगर बॉडी को, एक बॉडी की स्टेट अपने स्टेट पे है और उस स्टेट से अगर उसे डिस्प्लेस करा जाए तो डिस्प्लेस करने के बाद अगर बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में फिर से आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और अगर वो अपनी पोजीशन में फिर से नहीं आ पाती है तो हम कहेंगे द स्टेट विल नॉट बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जांपल देखा जाए कि मैंने ये मार्कर पकड़ रखा है और इस मार्कर के ऊपर मैं एक फोर्स लगाता हूँ। जैसे इस मार्कर को मैंने ऐसे अपने हाथ पे रख लिया और इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। अब जब इसके ऊपर हम ऐसे फोर्स लगा के छोड़ेंगे तो हम देखेंगे क्या ये मार्कर फिर से अपनी पोजीशन पे आ पाएगा, तो हम कहेंगे नहीं, ये मार्कर अपनी पोजीशन पे नहीं आ पा रहा है। ऐसे कंडीशन पे ये पोजीशन इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की नहीं है। ऐसे कंडीशन पे अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो हो सकता है ये गिर जाए और हो सकता है इसी जगह पे रुक जाए, बट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हम मार्कर को ऐसे पकड़ते हैं, यूँ पकड़ के रखे हुए हैं, और उसके बाद अगर इसको अपनी पोजीशन से हम डिस्प्लेस करते हैं तो क्या देखेंगे कि मार्कर फिर से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ये क्या है, इस समय ये मार्कर हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो हमें ये जानना है कि व्हाट विल बी द स्टेट, at what state the dipole will be in stable equilibrium, translational equilibrium और rotational equilibrium। ठीक है, तो देखते हैं एंगल और उस एंगल के कंडीशन पे फोर्स क्या लग रहा है, साथ में टॉर्क क्या लग रहा है,
और इक्विलिब्रियम की स्टेट कैसी है, इसको समझते हैं कि डाइपोल के ऊपर इक्विलिब्रियम की स्टेट कैसी है। क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। पहले हमने कहा कि डाइपोल के ऊपर, पहले डाइपोल को हमने एंगल जो रखा, एंगल किसके किसके बीच में, दिस एंगल इज बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। ठीक है, तो 0 डिग्री पे देखेंगे, फिर हम 90 डिग्री पे देखेंगे, फिर 180 पे देखते हैं, फिर 270 पे देखते हैं, एंड लास्टली 360 विच इज इक्वलेंट टू 0 डिग्री। तो फोर्स, नेट फोर्स क्या हो रहा है, नेट फोर्स की वैल्यू अभी हम लोगों ने जानी कि इररिस्पेक्टिव उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 ही होगी। जो भी एंगल हो, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। डाइपोल के किसी भी पोजीशन पर रख दे, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 ही होगी। टॉर्क को कैलकुलेट किया तो 0 डिग्री पे टॉर्क क्या आया था, PE। 90 डिग्री पे टॉर्क, 0 डिग्री पे टॉर्क क्या था, 0। 90 डिग्री पे टॉर्क क्या था, PE। यहाँ पे फिर से 0 और यहाँ पे -PE। सो ये दो कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिसमें डाइपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है, क्योंकि बॉडी के ऊपर टॉर्क लग रही है, तो टॉर्क लगेगा तो बॉडी तो रोटेट करेगी, इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ही है। बॉडी क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। तो ये जो इक्विलिब्रियम हुई पोजीशन वो कैसी है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसको हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये भी पोजीशन क्या होगी, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पोजीशन। बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर रही है। ओके, अब हमें देखना है कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में है। टॉर्क क्या बता रहा है, टॉर्क ये बता रहा है कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। अब जरा सा देखते हैं कि क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहने पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं है। तो देखते हैं, पहला एंगल क्या बताया है, 0 डिग्री। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने क्या ले रखी है, ये फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव टू नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसमें मैंने डाइपोल को रखा सच दैट एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डिग्री। इसका मतलब डाइपोल का नेगेटिव चार्ज यहाँ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ है ऐसे, ये मैंने डाइपोल को रख रखा है, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अब अगर इस डाइपोल को हम हल्का सा डिस्प्लेस कर दें, ये इस डाइपोल को मैंने पुश किया इस डायरेक्शन में, तो ये डाइपोल की अब पोजीशन हो जाएगी ऐसे। मैं इस डाइपोल को ऐसे डिस्प्लेस करता हूँ, यहाँ से फोर्स लगा के डिस्प्लेस करता हूँ और ये डाइपोल अपने इस लुक पोजीशन पे आ गई। नाउ अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया है, अब इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। और ये फोर्स के कारण फिर से डाइपोल अपनी जगह पे वापस आएगा। जैसे हम कह ले, ये मैंने ये देखा जाए, इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचा, तो हम देखेंगे कि ये डंडा जो होगा, ये हमने डंडा लिया, इसके ऊपर फोर्स इधर लगाया, इसके ऊपर फोर्स इधर लगाया, तो ये सेंटर से रोटेशनल इफेक्ट करेगा और फिर से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब व्हेन द डाइपोल इज एट एंगल 0 डिग्री, डाइपोल मोमेंट is at 0 degree angle with electric field, the torque and force will be 0, and the dipole when displaced little from its equilibrium position, it return back to its position. It means the state of equilibrium will be stable. डाइपोल कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसका मतलब रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल दोनों इक्विलिब्रियम में है। इस जगह पे डाइपोल ना रोटेशनल मोशन करेगा ना ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। ठीक है, अब देखते हैं 180 डिग्री की स्टेट। 180 डिग्री की स्टेट को देखने के लिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने रिप्रेजेंट किया है नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एंगल कितना बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में, 180 डिग्री। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ रखा है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ। ठीक है, दिस विल बी द डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, तब जाके उसके बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। अब अगर इस डाइपोल को हम डिस्प्लेस कर दें, इस डाइपोल को डिस्प्लेस कर दे फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अब इस नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ पे पुश करके पहुँचा दिया और इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पुश करके पहुँचा दिया। नाउ अब क्या होगा, दिस इज द पोजीशन, नेट पोजीशन क्या हो गई डाइपोल की, ये हो गई, सच दैट ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। अब इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के कारण उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ जो डाइपोल हमने डिस्प्लेस किया था ऐसे, वो रोटेट हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पा रहा है। तो अगर इस इक्विलिब्रियम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पा रहा है तो ऐसे कंडीशन पे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ पाया। ठीक है, क्लियर। तो ये हमने इक्विलिब्रियम समझ लिया कि डाइपोल इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, 0 डिग्री। अगर 90 डिग्री 270 डिग्री है तो ट्रांसलेटरल इक्विलिब्रियम में है, नॉट इट रोटेटरी इक्विलिब्रियम। बट 180 डिग्री पे इक्विलिब्रियम कैसी है, इक्विलिब्रियम तो है रोटेशनल और ट्रांसलेटरल दोनों, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से वापस नहीं आ पा रही है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि मान लिया जाए कि हमारे पास डाइपोल हमने लिया है, एक डाइपोल, लेट अस कंसीडर दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को रख लिया। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रॉ कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इसमें मैंने एक डाइपोल को कंसीडर कर रखा है कि ये हमारा डाइपोल की इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, सच दैट एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो रही है। यहाँ डाइपोल मोमेंट किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसका मतलब वो कैसे इक्विलिब्रियम में है, एंगल है 0 डिग्री, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। नाउ अगर इस डाइपोल को हम अपनी पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस कर देते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया, और वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है, बहुत ही थीटा एंगल का दिया, ऐसे कंडीशन पे ये जैसे ही अपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे के अपने उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे, यहाँ पे फोर्स का कपल जनरेट होगा और उस डाइपोल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और डाइपोल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में फिर से आना चाहेगी। अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फिर से आएगी, और यहाँ आने के बाद नेट टॉर्क उसके ऊपर फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और नेट टॉर्क 0 हो जाने के बाद, क्योंकि डाइपोल रोटेशनल मोशन में था, ऐसे कंडीशन पे डाइपोल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे चला जाएगा। ठीक है, और जैसे ये इस पोजीशन पे आएगा, फिर से रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगी, और डाइपोल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर डाइपोल को हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेस किया, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण डाइपोल अगर ऑसिलेट करना शुरू कर दे रहा है ड्यू टू नेट टॉर्क, तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। डाइपोल को जैसे ही हमने डिस्प्लेस किया अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वैसे ही डाइपोल के ऊपर टॉर्क डेवलप हुआ, और वो डाइपोल फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने लगा। इनर्शिया ऑफ मोशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन आया, जिसके कारण डाइपोल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूसरे डायरेक्शन में चला गया, और उसके बाद फिर से नेट टॉर्क डेवलप हुआ और वो ऑसिलेट होना शुरू कर दिया। उसी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैंने डाइपोल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विथ स्मॉल एंगल थीटा, देन इट विल परफॉर्म SHM अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये SHM जो परफॉर्म ये कर रहा है उसमें, क्योंकि ये ऑसिलेट SHM परफॉर्म कर रहा है, कैसा ऑसिलेशन, रोटेटरी एंगुलर SHM। सो
एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करने के लिए जैसे लीनियर एसएचएम परफॉर्म करने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे एंगुलर एसएचएम करने के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो टॉर्क जिसके कारण ये एंगुलर एसएचएम कर रहा है वो क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू क्या है, PE साइन थीटा। ठीक है। अब अगर ये थीटा वेरी स्मॉल हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, इस साइन थीटा को किस पे से रिप्लेस किया जा सकता है, थीटा से। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PE इंटू थीटा। वाई, हम कहेंगे सिंस एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको कह सकते हैं, इज वेरी स्मॉल। अगर ऐसा है तो साइन थीटा को किससे लिख सकते हैं, इज सिमिलर टू थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो गए, PE थीटा। अब अगर इस टॉर्क को रिप्रेजेंट हम करना चाहते हैं तो जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एक्सेलरेशन। ये हम क्लास 11th में पढ़ रखे हैं। टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा। व्हाट इज अल्फा, एंगुलर acceleration, what is theta, angular displacement, what is I, moment of inertia, and this will equals to I alpha is equals to PE theta. Okay? अब अगर यहाँ से देखा जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं, this will is what, acceleration। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, alpha is equals to PE upon I into theta। ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ लिख सकते हैं। अब हम पीछे क्लास 11 में पढ़ रखे हैं कि दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऐसा रिलेशन होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, और ए एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम क्लास 11 में पढ़ रखे हैं। ठीक है, कि एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन कैसा होता है, एक्सेलरेशन और इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन पे भी हम सेम केस लगा सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर और साथ में थीटा। व्हाट इज दिस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ हमें ये पता चलता है कि इफ़ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विथ the given equation, this one, we get omega square is equals to what, this will equals to PE upon I. What is P, dipole moment, what is E, electric field, what is I, moment of inertia. Okay, ऐसे कंडीशन पे हम ये जानते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन T इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दिस विल इक्वल्स टू PE अपॉन I। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू क्या मिला, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू डिनोमिनेटर में रखना है, इसका मतलब I अपॉन P इंटू E। ठीक है, हेयर T रिप्रेजेंट टाइम पीरियड, this is P which is dipole moment, what is this, E electric field, and what is I, moment of inertia of a dipole moment। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर लिए कि when a dipole displays little it will oscillate and the time period of oscillation will be 2 pi root over I by P। this is very important and we just need to calculate this equation in their mind। ठीक है, ओके।